आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन सर्विसेज संशोधन बिल 2021 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वैसे तो ये संशोधन बहुत छोटा ही है, हालांकि चर्चा महत्वपूर्ण तो है, डेफिनेटली महत्वपूर्ण है। संसद में कोई भी चीज आती है तो वो महत्वपूर्ण ही होती है, और जिस विद्वत्ता के साथ, जिस अध्ययन के साथ हमारे साथियों ने बोला है, उसमें उनकी वकालत का भी अनुभव था, तो इट वाज एन एक्सपीरियंस रादर टू लिसन ऑल ऑफ देम। तो लेकिन यदि पृष्ठभूमि की मैं अपने स्तर से बात करूं, एक सामान्य नागरिक के नाते मेरी पृष्ठभूमि वकालत की नहीं है, लेकिन जो छोटी मोटी बातें मेरे ध्यान में आती उस नाते मैं एक प्रश्न हम पूछ सकते हैं, आप लिटिगेंट तो रहे होंगे? हाँ, लिटिगेंट, मैं वादकारी के नाते बोलूंगा। वो जो कहा जाता है कि वादी का हित सर्वोपरि है, मैं उस नाते ही उनका पक्ष रखने का मैं प्रयास करूंगा। वैसे तो जैसे मैंने कही, पृष्ठभूमि की बात करें तो सरल है कि 2008 में केंद्र सरकार ने एक निर्णय किया, जो हमारे 6th पे कमीशन के अंतर्गत, कि जो पेंशन है उनको, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी बढ़ाई गई, और उसका एक विषय में निर्णय किया गया है। उसमें था कि 80 वर्ष, 85 वर्ष, और वो सारा यहाँ पर उसकी चर्चा हुई है, और तदनुसार जो है 1 महीने बाद उसको एक क्लैरिफिकेशन भी जारी हो गया। जजेस के जो सैलरीज हैं उसके बारे में भी इसी प्रकार का एक एक्ट में संशोधन किया गया, परंतु उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन या तो नहीं था, या जिस प्रकार से इंटरप्रिटेशन के मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाता हूं, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने या फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसमें, क्योंकि 80 वर्ष का अर्थ है कि 80 वर्ष जब शुरू होते हैं, तो एक प्रकार की एनोमली इसमें से निर्माण हो गई कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए 80 वर्ष पूर्ण होने पर, और जजेस हैं उनको 80 वर्ष शुरू होने पर। मैं कहूँ उस एनोमली को या उस विसंगति को दूर करने के लिए ये संशोधन लाया गया है। तो बिल तो देखा जाए संशोधन तो इतना ही है, परंतु जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा हुई है, हमारे विद्वान साथियों ने की है, पर मैं एक वादकारी के नाते कुछ बातें मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बारी बात कही जाती है, यहाँ भी कही गई है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और मैं यदि उत्तर प्रदेश की, पश्चिम उत्तर प्रदेश की यदि बात करूँ, या सामान्यतः पूरे देश के भी कुछ बात करूँ, तो जो पेंडेंसी इस समय है वो वास्तव में बहुत अधिक है। लगभग 4.5 करोड़ के लगभग केसेस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जो अधीनस्थ कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उसके अंदर पेंडिंग है, और इसमें से 41% केस ऐसे हैं, खासतौर से हाई कोर्ट्स के अंदर, मैं उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा, जो 5 वर्ष से भी पुराने हैं, और 21% केस ऐसे हैं जो 10 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। निश्चित रूप से इस सारे जुडिशियल सिस्टम को एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं। फास्ट कोर्ट भी बने हैं, कहीं पर विशेष कोर्ट भी बने हैं, ट्रिब्यूनल्स भी बने हैं, परंतु ऐसा लगता है कि पेंडेंसी की समस्या से अभी मुक्ति मिलने में भी देर लग रही है। और यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उसका परिणाम ये भी हो रहा है, यदि उत्तर प्रदेश की सामान्य रूप से बात करूं, कि अपराधी के विषय में यदि फैसले त्वरित नहीं होते हैं, न्याय यदि त्वरित नहीं होता है, तो एक तरफ तो अपराध भी बढ़ता है, प्रत्येक स्तर पर अपराधी की हिम्मत बढ़ती है, और साथ ही साथ उसका एक पहलू यह भी है कि आज देश के अंदर लगभग 5 लाख कैदी विभिन्न जेलों के अंदर बंद हैं, जिसमें से 2/3 कैदी ऐसे हैं जो संभवतया उनको अधिकतम जो सजा होती उनके अपराध के कारण से उससे अधिक समय से जेलों के अंदर है। तो ये सब इस वजह से है कि कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था का जो डिलीवरी सिस्टम है उसके अंदर कमजोरी है, या उसमें कुछ कमी है। जैसा मैंने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश की और पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो हमारे यहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। कुल मिलाकर के हाई कोर्ट्स के अंदर जो पेंडेंसी है, कुल मिलाकर देश के हाई कोर्ट्स के अंदर 56 लाख के करीब केस पेंडिंग हैं, जिसमें से केवल अकेले उच्च न्यायालयों में जितने केस लंबित हैं उनमें से अकेले 8 लाख केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। और इन 8 लाख के अंदर भी पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वो सर्वाधिक रहता है। और क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट की बेंचेस की बहुत कमी है, हाई कोर्ट की बेंचेस वहां पर होनी चाहिए, इसलिए ये जो न्याय है उत्तर प्रदेश के वादकारी को मिल नहीं पाता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है
सबको पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश वो देश का है, 24 करोड़ की जनसंख्या है वहां पर। और वहां पर एक तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, वो तो मुख्य न्यायालय है ही, और उसके लखनऊ के अंदर एक बेंच है जो एक 12 जिलों का जुरिडिक्शन जिसके पास है। बाकी शेष सारे जिले इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही उनका न्याय होता है। और यदि थोड़ा सा तुलना करें तो जनसंख्या की दृष्टि से तो मैं कुछ माननीय सभापति जी बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 24 करोड़ के अंदर तो एक मुख्य न्यायालय और एक उसकी पीठ है। महाराष्ट्र के अंदर 11 करोड़ की आबादी है, वहां पर औरंगाबाद है, नागपुर है, पणजी, 3 वहां पर इसकी हाई कोर्ट की सीट्स हैं। तमिलनाडु के अंदर मदुरई है, उसके अतिरिक्त मुख्य हाई कोर्ट के अलावा। मध्य प्रदेश के अंदर 7 करोड़ की आबादी है, इंदौर में और ग्वालियर में एक पीठ है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी जलपाईगुड़ी, पोर्ट ब्लेयर वहां पर है। कर्नाटका के अंदर भी 6.5 करोड़ की आबादी है, हुबली, धारवाड़ और गुलबर्गा ऐसी सीट्स हैं। माने कुल मिलाकर के जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी जनसंख्या को कैटर करने के लिए ये जो हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट की बेंच लगने वाली है, उससे उसकी पूर्ति ठीक प्रकार से हो नहीं पाती है। और यदि क्षेत्रफल का देखें तो स्थिति यह है, हमारे यहाँ के, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मेरठ से आता हूँ, हाई कोर्ट के लिए बहुत सारे हमारे शहर ऐसे हैं जिनको 700 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, 600 किलोमीटर चल करके इलाहाबाद जाना होता है। यानी यदि सहारनपुर है जो 752 किलोमीटर की दूरी इलाहाबाद से उसकी है, शामली है 720 किलोमीटर है, मुजफ्फरनगर 692, बिजनौर, अमरोहा 692, मेरठ जहां से मैं आता हूं 637 किलोमीटर। मैंने सबके मैं बता सकता हूं, परंतु 650 700 किलोमीटर की दूरी इलाहाबाद की है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की है। यानी अनेक तो ऐसे हैं हमारे जो हाई कोर्ट अन्य प्रदेशों के, वो तुलनात्मक दृष्टि से करीब है। अब ये दिल्ली नहीं, लाहौर की बात हम न करें अभी, हम दिल्ली हाई कोर्ट 70 किलोमीटर पर है। मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर का हाई कोर्ट है वो 368 किलोमीटर पर है। राजस्थान में जयपुर 335 किलोमीटर पर है। हिमाचल में शिमला 336 किलोमीटर पर है। चंडीगढ़ 239 किलोमीटर पर है। नैनीताल 249 किलोमीटर। माने मैं ये मैं ध्यान में दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इतनी अधिक दूरी है कि 6-7 जो अन्य प्रदेश के जो न्यायालय हैं, हाई कोर्ट्स हैं, वो हमारे क्षेत्र से करीब पड़ते हैं तुलनात्मक दृष्टि से इलाहाबाद। अब होता क्या है इसके कारण से आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं उसके विषय में, मेरे इलाहाबाद के मित्र कहीं नाराज न हो जाए, और मैं उनके विषय में कुछ नहीं कह रहा हूं, परंतु जो दूर का जो हमारा वादी होता है उसका जिस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन वहां पर होता है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। चाहे फीस का मसला हो, चाहे अन्य चीज हो, वो जाएगा, रात में रुकेगा, कहीं पर कोई होटल लेगा, कहीं कुछ अन्य साधनों का इंतजाम करेगा। यानी स्थिति ये होती है कि छोटे मुकदमे में कहावत हमारे ये बन गई है कि खेत के मुकदमे के अंदर मकान ये हम समझे कि आपके तरफ से या पश्चिम यूपी से ज्यादा लिटिगेंट नहीं है? काफी है, मैंने बताया ना जी, बड़ा हिस्सा है, क्योंकि थोड़ा हमारा क्षेत्र संपन्न भी है तो लौटा भी है, मुकदमे भी करता है, तो उसको फिर वहां जाना पड़ता है। अच्छा, ये जो विषय है उत्तर प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट की बेंचेस का विषय है, ये माननीय सभापति जी बड़ा पुराना है, आज से नहीं चल रहा है। हमारी मांग पूरी नहीं हो पाती, अलग विषय है। यानी सबसे पहले तो 1955 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने प्रस्ताव भेजा। बात हुई कि भी हमको आप हाईकोर्ट दी जाते, प्रदेश को बांटिए, प्रदेश बहुत बड़ा है, बोले प्रदेश तो नहीं बांटेंगे, पर हमको हाईकोर्ट की बेंच हम देंगे। नहीं मंजूर हुआ। उसके बाद से आप ये देखें कि लगातार 1976 में, 77 में, 78 में इसकी मांग होती रही, आंदोलन भी चलता रहता है, परंतु किसी भी प्रकार से हाई कोर्ट की किसी बेंच का निर्णय हो नहीं सका। जब ये हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जस्टिस जसवंत सिंह एक आयोग बनाया, उसने रिकमेंडेशन दी, उसने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर पश्चिम में भी एक बेंच बननी चाहिए। तब तक वो उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, 1985 की बात है ये, और अन्य स्थानों पर भी 3 बेंच यहां पर बननी चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इसके अलावा जो 230वीं जो रिपोर्ट है लॉ कमीशन की, उसने भी कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे जो बड़े प्रदेश हैं वहां पर और भी अधिक बेंचेस के बनने की जरूरत, बनाए जाने की जरूरत है, और अन्य प्रदेशों में भी कुछ बेंचेस बन सकती है ताकि न्याय की जो उपलब्धता है वो त्वरित हो सके। परंतु इतना पुराना ये जो मसला होने के बाद भी हम इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो मेरा केवल यही आपके माध्यम से अनुरोध है कि सस्ता न्याय, सुलभ न्याय, ये जहां सरकार की जिम्मेदारी है, वहीं ये
वादकारी का ये अधिकार भी है। ये सब जगह लिखा होता है वादी का हित सर्वोपरि है, परंतु ऐसा लगता है कि उसका प्रेजेंट सिस्टम के अंदर ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है। तो मेरा तो ये अनुरोध है कि इस बात को ध्यान में रख करके संपूर्ण जो व्यवस्थाएं, आज बहुत सारे पहलू यहां पर आए हैं, कहीं न्यायाधीशों की नियुक्ति का विषय आया है, न्यायालयों के जो भवन है उनका हम लोग विषय देखते रहते हैं, कहीं पर अलग न्यायाधीशों के, ये न्यायालयों के अलग बेंच की बात मैं भी उठा रहा हूं और भी लोग उठाते हैं। तो इन सबकी समीक्षा संपूर्ण रूप से करके इसके विषय में निर्णय किए जाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से मेरठ में, आगरा में, अभी हमारे आगरा के माननीय सांसद बैठे हुए हैं और आगे बैठे हुए हैं, और गोरखपुर में 3 माननीय सांसदों ने विभिन्न अवसरों पर नियमित रूप से रेगुलरली हाई कोर्ट की बेंच की मांग की है। और मैंने भी हमारे आदरणीय विधि मंत्री महोदय को एक उत्तर प्रदेश का एक पूरा बना करके, थोड़ा सा परिश्रम करके वो दिया है, एक खाका सा बना करके दिया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट स्वयं, लखनऊ बेंच और इसके अलावा गोरखपुर, मेरठ और आगरा कि इस प्रकार से यहाँ पर 5 बेंच, 3 बेंच और बन सकती हैं, और भी 1-2 बन सकती हैं। तो मेरा ये अनुरोध है कि मेरठ की और उत्तर प्रदेश की इस मांग को संज्ञान में लेते हुए, मैं मानता हूं कि ये बड़ा विषय है ये, और भी अन्य प्रदेशों से भी हाई कोर्ट की बेंचेस की मांग होती रहती है, इस सबका को जोड़ते हुए कुछ निर्णय हो, संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था की समीक्षा हो और हमको भी न्याय मिले। तो मैं ये अपेक्षा इस निवेदन के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।